too much intellectual depth, it needs just a common sense. But still, I think the opposition parties are lacking that also. So that's why they are not able to understand what the waqt is, rather than they are not able to understand what the waqt is, what the time is. उन्हें समझना चाहिए वक्फ का वक्त चला गया। अब मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत का वक्त आ गया है। और एक पुराना हिंदी फिल्मों का सॉन्ग था कि तू न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, तू बदले हुए वक्त की पहचान बनेगा। तो मैं कहना चाहता हूं, तू न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, तू बदले हुए वक्त की पहचान बनेगा। ये नया इंडिया बदले हुए वक्त की पहचान बनेगा। अभी तेजस्वी सूर्या जी ने बहुत सारे टेक्निकल पॉइंट्स बताए। इफ वी हैव टू प्रॉपरली एंड एक्सटेंसिवली एनालाइज द इंटायर एपिसोड ऑफ दिस वक्फ बिल, it has to be understood by 3C. One is, what is the concept of waqf? Then what is the contempt by the opposition parties and a section of society? And third, what is the confusion? First, what is the concept of waqf? People used to say that this is the fundamental religious element of Islam. I think this statement is not correct. There are 5 fundamental duties in Islam: Roza, Kalma, Namaz, Hajj and Zakat. Waqf is not there. Waqf is a part of Zakat, that is donation for charity. And the earliest instance of when something was donated for charity was during the Sassanid Empire in 7th century, when the southern Iraq was captured. It was a very fertile land, and that was declared as waqf, but under the control of state. And after that, very uniquely, they have included another concept that is called waqf al-aulad. Means you will donate your property, the family property, to the waqf, but it will remain under the control of your family. Means you have given to the charity, but you are the owner. लाइक आप कहें कि मंदिर को मैंने दान तो कर दिया, फिर भी पैसा मेरा ही रहेगा। और ये कॉन्सेप्ट इन प्रॉपर्टीज, इन पार्टीज को क्यों अच्छा लगता है? ये कहती है हम तो समाज सेवा कर रहे हैं, बट स्टिल द पार्टी इज माई प्रॉपर्टी। सो दे आर हैविंग द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टी अल औलाद। सो दे आर वेरी मच इन फेवर ऑफ वक्फ अल औलाद। अब यहां पर मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि इस कॉन्सेप्ट में एक फंडामेंटल एलिमेंट है। आई वुड जस्ट लाइक टू कोट वन सेंटेंस: सिंस दिस इज अ मैटर रिलेटेड टू मोहम्मदन प्रॉपर्टीज, सो इट शुड बी डिसाइडेड बाय मुस्लिम्स ओनली। वेयर डज द इशू ऑफ पब्लिक पॉलिसी अपीयर्स? आपको लगेगा कि अभी जो पार्लियामेंट में डिबेट हुई उनमें किसी अपोजिशन के पार्टी के नेता का स्टेटमेंट है, बट यू नो ये स्टेटमेंट किसका है? अप्रैल 1913 मोहम्मद अली जिन्ना इन इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल इन फेवर ऑफ द वक्फ वल औलाद। साहब 1913 से 2025 तक लैंग्वेज नहीं बदली है। एंड इफ यू लुक एट दिस कॉन्सेप्ट, इन 1894 ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वक्फ वल औलाद को प्रिवी काउंसिल ने डिनाउंस कर दिया था। और उसके लिए सर सैयद अहमद, जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फाउंडर हैं, विच वॉज कंसिडर्ड ए वेरी थॉरो इस्लामिक स्कॉलर, उन्होंने ये कहा था कि वक्फ अल औलाद इज नॉट द कॉन्सेप्ट, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम। इसके लिए उन्होंने मुजार शब्द का प्रयोग किया था। एंड ऑन दैट बेसिस ये चेंज हुआ। मगर शायद हमारे कांग्रेस के लोगों को याद हो ना याद हो, 1906 कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में एक रेजोल्यूशन पास होता है कि 1894 का जजमेंट में कुछ गलती है, मुसलमानों को वक्फ मिलना चाहिए कंट्रोल, क्योंकि 1904 में जिन्ना ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। और फिर 1913 का एक्ट आता है जो जिन्ना सपोर्ट करते हैं, मतलब प्रोड्यूस करते हैं, कांग्रेस सपोर्ट करती है, और ब्रिटिश गवर्नमेंट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ जिन्ना इन कांग्रेस, मतलब तब तो जिन्ना कांग्रेस के हिस्से थे, वो उसको दे देती है।
आफ्टरवर्ड्स अगर आप देखें तो जैसा कि अभी तेजस्वी जी बता रहे थे 1913 से 2013 तक 1913 टू 2013 17 लाख प्रॉपर्टीज 17 लाख एकड़ 17 lakh एकड़ एंड देन फ्रॉम 2013 टू 2023 21 lakh acres are added. But one thing you mind, before our government came in 2013 क्या कॉन्सेप्ट था? साहब मुस्लिमों की तो हालत बहुत खराब है. सच्चर कमेटी रिकमेंडेशन इज सेइंग दैट दे आर ए वेरी पुअर पैथेटिक कंडीशन. वो तो शेड्यूल कास्ट से खराब स्थिति में है. एंड देन द सेम कम्युनिटी क्लेम्स दैट दे हैव डोनेटेड 21 lakh acre in the last 10 years. भाई ये सच था या ये सच है? ये झूठ था या वो झूठ है या दोनों ही झूठ है? अब देखिए ये अचानक क्लेम देखिए, इसीलिए कहते हैं कि किस ढंग की कहानी गढ़ी जाती है और उस कहानी को गढ़ने के पीछे कॉन्सेप्ट क्या होता है. आप सोचिए उसके बाद इसीलिए जो सेक्शन 40 था जिसमें आप उठा के कोई भी क्लेम कर देते थे कि साहब ये हमारा है और आपने कह दिया तो मान लिया जाए. और मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, अगर हम में आप में से कोई कॉमन मैन गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी पे क्लेम कर दे, गवर्नमेंट छोड़ देगी? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक लड़ेगी. वह क्लेम करता था, गवर्नमेंट क्लेम फॉरफिट कर लेती थी अपना. और उसके बाद ये कहते हैं दिस इज द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. और उसके बाद आप देखिए, अगर आप इस फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को देखें वक्फ के, उसके बाद आप ये देखने की कोशिश करें कि व्हाट वाज द कंटेम्प्ट after it is being passed by both the houses of parliament with due constitutional procedure. अब क्या कहते हैं कि साहब स्टेट गवर्नमेंट कहती है हम तो इसको नहीं मानेंगे. अब मैं कहना चाहता हूं 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद जो राजीव गांधी के टाइम में हुआ था, इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली क्लियरली डिफाइंड. देयर आर 3 stages of government: सेंटर, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट. और उसमें बहुत क्लियर डिफाइंड है कि जैसे कोई डिस्ट्रिक्ट काउंसिल किसी स्टेट असेंबली के द्वारा पास लॉ के अगेंस्ट नहीं जा सकती, वैसे कोई भी स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल पार्लियामेंट के द्वारा पास लॉ के अगेंस्ट नहीं जा सकती. अगर कोई कह रहा है तो इसका मतलब संविधान खतरे में है. ये जो संविधान की किताब दिखाते हैं ना जेब में से निकाल के, ये संविधान को जेब में ही रखना चाहते हैं. तो अब उनको बताना पड़ेगा मोदी जी की सरकार में संविधान जेब में नहीं दिल में होना पड़ेगा. और दूसरा, वो इस चीज के द्वारा देश का, संविधान का और मुस्लिम समाज का कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं. मैं कोट करना चाहता हूं एक सेंटेंस कि मुस्लिम समाज में एक ऐसा वर्ग है जो ये मानता है कि इफ देयर इज ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लॉ ऑफ द लैंड एंड शरिया, देन शरिया शुड प्रिवेल ओवर द लॉ ऑफ लैंड. ये किसने कहा है? ये किसी संघी भाजपाई ने नहीं कहा है. डॉक्टर B.R. अंबेडकर इन हिज बुक पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया ऑन पेज नंबर 292. अब आप यह समझिए कि हमारी सरकारों को तय करना था कि हम मुस्लिम समाज के उस हिस्से के साथ जाना चाहते हैं या मुस्लिम समाज को में जो ईमानदार मुसलमान हैं, जो ईमानदारी से अपने धर्म के प्रति आस्था रखते हुए ये सोच के चैरिटी कर रहा है कि ये मेरे लिए पॉजिटिवली कंस्ट्रक्टिवली यूज होगी, उसके साथ रहना चाहते हैं. ये लोग वो गलती कर रहे हैं जो डॉक्टर अंबेडकर बता के गए थे कि ये गलती नहीं करना है, वही गलती कर रहे हैं. और जैसा कि अभी तेजस्वी जी ने बताया कि किसी भी मुस्लिम कंट्री में वक्फ एक्ट में ऐसे प्रावधान नहीं है. नाइदर इन सऊदी अरेबिया विच इज द बर्थ प्लेस ऑफ इस्लाम, नॉर इन इंडोनेशिया विच इज द बिगेस्ट मुस्लिम कंट्री, नॉर द टर्की विच वॉज द सीट ऑफ खलीफत, टर्की का खलीफा होता था जहां, नाइदर द इराक विच वॉज वंस टाइम ऑफ सीट ऑफ बगदाद खलीफा, न सीरिया में जो ISIS का इलाका है, न पाकिस्तान में, न बांग्लादेश में. इसीलिए मैंने पार्लियामेंट में कहा था कि कहावत एक हिंदी में होती, नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है. प्याज यू अंडरस्टैंड ना, ओनियन. अच्छा, मगर यहां पर तो नॉन मुल्ला प्याज ज्यादा खा रहा था. अच्छा, ज्यादा प्याज आप काट दे ओनियन तो आंखों से आंसू आने लगते हैं ना.
इतना प्याज खा रहा था, इतना प्याज खा रहा था कि देश के भी आंसू निकल रहे थे, संविधान के भी आंसू निकल रहे थे, ईमानदार मुसलमान के भी आंसू निकल रहे थे। मैं ईमानदार मुसलमान के क्यों कहना चाहता हूं? वक्फ बोर्ड ने जिन प्रॉपर्टीज को क्लेम किया उसमें 3165 केसेस हैं जहां मुस्लिम्स की प्रॉपर्टीज को इंक्रोच कर रखा है, एंड दे आर मैटर्स आर इन द ट्रिब्यूनल और कोर्ट। 3165 मुसलमानों की प्रॉपर्टीज को क्लेम करके रखा हुआ है। और आपको मजेदार बात पता है कि इस 39 लाख एकड़ में 20 लाख एकड़ रूरल एरिया में। पहली बात तो रूरल एरिया में मुस्लिम्स की पॉपुलेशन कितनी है, और रूरल एरिया में न अब जमींदारी है, न नवाबी है, न सुल्तानी है, तो कहां से इतनी जमीन है कि 20 लाख एकड़ दान की हुई है? ये सोचने वाली बात है। इसीलिए जिस सेक्शन 40 की बात कर रहे थे, बहुत साफ साफ कहा गया अब कोई आर्बिट्रेरी क्लेम नहीं चलेगा। आर्बिट्रेरी क्लेम जैसे यहां विजयपुर डिस्ट्रिक्ट में कर्नाटका में पूरा एक गांव क्लेम कर लिया, तमिलनाडु में तिरुचेंदुरी डिस्ट्रिक्ट में पूरा गांव क्लेम कर लिया, ऐसे ही बिहार में गोविंदनगर डिस्ट्रिक्ट में पूरा गांव क्लेम कर लिया। अब ये गांव का क्लेम नहीं होगा, आपको पेपर दिखाने पड़ेंगे। सरकार ने एकदम एक जस्ट काम किया है, उसने 2-3 चीजें बिल्कुल क्लियर कर दी हैं, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक, जो मस्जिदों की कमेटी है, जो दरगाहों की कमेटी है, जो कब्रिस्तानों की कमेटी है, वो कमेटीज का वक्त से कोई लेना देना नहीं है, वो एज इट इज रहेंगी। उसमें आप जिसको रखना चाहें रखें, नॉन मुस्लिम तो छोड़िए, आप अपने परिवार का रखना चाहे रखें। दोज ट्रस्ट एंड कमिटीज आर डिफरेंट एंड दिस बॉडी इज ओवर एंड अबव, लाइक द टेम्पल्स एंड द अदर थिंग्स आर डिफरेंट। और फिर जो एक धर्म स्थल मिनिस्ट्री होती दैट इज डिफरेंट, लाइक गुरुद्वारे हो या मस्जिदें हो या चर्चेज हो, तो माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री अलग है और ये अलग काम कर रहे हैं। अब आप ये नहीं कह सकते कि माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री में मेरे ही रिलीजन का व्यक्ति होना चाहिए, वो नहीं हो सकता, दिस इज अ गवर्नमेंट बॉडी। फिर भी ये इसीलिए कहा गया है कि 2 नॉन मुस्लिम उसमें होंगे सिर्फ। तो एक बात तो पहले क्लियर है कि ये जो भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है कि मस्जिदें, दरगाहें, कब्रिस्तान ये खत्म हो जाएंगे, इसमें कोई बात नहीं है। सेकेंड थिंग, वेरियस हाई कोर्ट्स के जजमेंट अवेलेबल है कि वक्फ इज नॉट अ रिलीजियस मैटर। 1964 इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्लियर जजमेंट दिया है कि वक्फ कोई रिलीजियस मैटर नहीं है, ये प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट का मैटर है। और उसमें बहुत क्लियर लिखा है, मुतव्वली ऑफ द वक्फ इज नॉट इक्विवेलेंट टू महंत ऑफ ए टेम्पल। फिर 1976 में कलकत्ता हाई कोर्ट का बशीर अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल का जजमेंट आता है, वो और क्लियर कर देते हैं, इफ दिस मैटर इज स्ट्रिक्टली ऑफ द सेकुलर कैरेक्टर और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 26(2)(a) से इसका कोई लेना देना नहीं है। 1993 केरला हाई कोर्ट का जजमेंट आता है, वो भी और स्पष्ट कर देता है कि ना तो मुतव्वली का जो काम है वो रिलीजियस है, ना वक्फ बोर्ड का काम रिलीजियस है। इट्स अ टोटली एब्स्ट्रैक्ट बॉडी फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द लैंड। मगर उसके बाद भी ये कहना है कि नहीं साहब, ये तो हम इसको रिलीजियस ही मानेंगे। अब आप एक और बात समझिए, इसमें बड़ी मजेदार बात यह है कि ये अचानक इतने क्लेम्स आ कैसे गए, और ये एक बड़ी लॉजिकल सी बात है। अभी आपने देखा होगा यहां पे हुबली में एक दौर में दरगाह को क्लेम कर दिया था, ईदगाह मैदान को। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने हुबली धारवाड़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को उसको वापस किया। ताजमहल को क्लेम कर दिया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई शाहजहां का लिखा हुआ फरमान दिखाओ उसके बाद मानेंगे। देन द क्लेम वाज फॉरफिटेड। बट एक जरा दिमाग लगाइए, 1707 में औरंगजेब की डेथ के बाद साउथ इंडिया पर तो मुस्लिम्स का कंट्रोल एकदम खत्म हो गया था। देन द साउथ इंडिया का इलाका, सिर्फ आप हैदराबाद निजाम का इलाका कह सकते हैं जो किसी मुस्लिम स्टेट के कंट्रोल में था। बाकी या तो मद्रास प्रेसिडेंसी था, या मैसूरी स्टेट था, या त्रावणकोर, कोचीन और मालबार स्टेट था, और वो 1947 तक रहा। इसी ढंग से अब आप कहते हैं मुंबई में किसी की प्रॉपर्टी क्लेम करेंगे, मान लीजिए किसी भी XYZ की, बिजनेसमैन की, तो मैं पूछना चाहता हूं 1707 में औरंगजेब की डेथ के बाद
भैया महाराष्ट्र पर तो टोटल मराठों का कंट्रोल हो गया था। इवन फैक्ट ऑफ द मैटर यह था कि जो बाद में फर्रुख सियार 1717 में दिल्ली का राजा बना, फिर जो बहादुर शाह फर्स्ट बना 1725-30 के आसपास, उसमें तो सारा रेवेन्यू कलेक्शन का कंट्रोल मराठों के हाथ में आ गया था। फ्रॉम लाहौर टू कर्नाटक दे वर रिसीविंग द रेवेन्यू। मुगल कहां रह गए थे? 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली को लूट लिया था। 1761 में आगरा पर महाराजा सूरजमल का कब्जा हो गया था। 1764 में बक्सर की लड़ाई के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने शाह आलम से द्वितीय से सेकंड शाह आलम 2 से एक इलाहाबाद की संधि साइन करवाई थी, जिसमें सारा नॉर्थ इंडिया लिखवा लिया था। और उसके बाद जो शाह आलम दिल्ली के रूलर कहलाते थे, ये शाह का मतलब तो आप समझते हैं, आलम मतलब वर्ल्ड, यानी दुनिया का राजा। उसके बारे में दिल्ली में कहावत चलती थी। दिल्ली में जो लाल किला आपको पता है, और पालम उस इलाके को कहते हैं जहां आईजीआई एयरपोर्ट है। तो कहा जाता था सल्तनते शाह आलम दे लाल किले ते पालम, यानी रह तो सिर्फ इतनी गई थी, मगर सडनली आफ्टर 240 ईयर्स ये फरमान आ कैसे गए? What was the legitimacy of that claim? Does British revenue record show? No. Then how come you have revived those claims just on the basis of your verbal assumption if the Waqf board thinks that this property belong to Waqf? तो ऐसा कहीं हो सकता है कि 240 साल के बाद आप अचानक कह देंगे साहब ये प्रॉपर्टी तो थी और वो भी कागज नहीं है। जैसे आपको पता है कि ये जो तमिलनाडु का मंदिर था, इन्होंने साहब अर्काट के नवाब ने कभी दिया था 1582 में। सूरत नगर निगम कभी मुगलों के टाइम में दी गई थी। ये एक बड़ा लीगल लॉजिकल क्वेश्चन है जो लीगल एक्सपर्ट्स को सोचना चाहिए कि जब आपका पास उस जमीन का पोजीशन ही नहीं था, अगर ब्रिटिश रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में वो वक्फ के रूप में दर्ज है, देन यू आर हैविंग सम क्लेम। इफ देयर इज नो रिकॉर्ड अवेलेबल इन द ब्रिटिश रेवेन्यू रिकॉर्ड, देन हाउ कैन यू क्लेम? और मैं पूछना चाहता हूं, अगर ऐसे करेंगे तो महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी तो लाहौर थी और काबुल तक था राज। तो आप कहेंगे कि भैया बाकी तो छोड़ो, करतारपुर साहब और ननकाना साहब तो दिलवा नहीं पा रहे और यहां कह रहे भाई ले जा मुगलों के नाम पे, ये भी ले जा वो भी ले जा। क्यों? कारण यह है कि जो हमारी पार्टियां हैं ये आज तक उस माइंडसेट से निकल नहीं पाई हैं कि जो मुस्लिमों के बीच में मेहनत करके उनका समर्थन नहीं चाहती, ये शॉर्टकट चाहते हैं। कि हार्ड लाइनर फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम्स को, जिसे कहते हैं ना होल सोल डिस्ट्रीब्यूटर, तो होल सोल सेलर ऑफ द वोट, थोक विक्रेता, इससे ले लो और अपना काम चला लो। हम ये लोग मुस्लिम समाज में डर पैदा करके उनका वोट चाहते हैं, खौफ पैदा करके, फियर। हम कॉन्फिडेंस पैदा करके चाहते हैं। कॉन्फिडेंस का रास्ता स्लोली निकलता है, और वो कॉन्फिडेंस कैसे पैदा करते हैं वो भी हम आपको बताना चाहते हैं। जब इंडिया ने 1998 का न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया था, दैट वाज द फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन इन द एंटायर वर्ल्ड, जो होने से पहले अमेरिका को नहीं पता लगा। 1974 में जब इंदिरा जी के जमाने में हुआ था, बिफोर इंडिया अनाउंस, रशिया और अमेरिका बोथ अनाउंस, यानी केजीबी CIA दोनों ने पहले अनाउंस कर दिया था कि इंडिया ने टेस्ट किया। और जो लोग कहते हैं ना कि इंदिरा जी ने किया था, मैं कहता हूं चैलेंज करके देखो क्या कहा था। भारत ने कहा था नहीं नहीं जी हमने शांतिपूर्ण के लिए किया है, पीसफुल पर्पस, नहीं नहीं हमारा कोई न्यूक्लियर पावर से मतलब नहीं है। 98 में मुझे अच्छी तरह याद है, इट इज इन माई विविड लिविंग मेमोरी, 11 मई 1998, जब अटल जी ने आके अराउंड 3:15 PM कहा, टुडे इंडिया हैज कंडक्टेड ए न्यूक्लियर टेस्ट इन पोखरण रेंज एंड इट वाज अ शॉक फॉर CIA। और इसके बाद यहां नहीं रुके, हमने कहा वी आर द न्यूक्लियर स्टेट। अब हमने ये नहीं कहा कि हम शांतिपूर्ण कामों के लिए हैं, हमने कहा वी आर द न्यूक्लियर स्टेट। और वो 30-35 दिन से तो चल रहा था। अटल जी के अलावा 2 लोगों को पता था, एक हमारे उस समय के डिफेंस मिनिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस और एक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ये होता है कॉन्फिडेंस में लेकर काम करना। अब मोदी जी की सरकार आई तो अटल जी ने कहा था वी आर द न्यूक्लियर स्टेट, मोदी जी ने कहा अब लीजिए हमारे पास न्यूक्लियर वेपन कैरिंग फाइटर प्लेन्स भी हैं, मिसाइल्स भी हैं, और आपने देखा होगा लास्ट ईयर हमने सबमरीन भी बना ली। अब जल थल नभ तीनों से मोदी जी ने उसको न्यूक्लियर स्टेट बना दिया। और जो बात
एक बार मैं पार्लियामेंट में बोल चुका हूं, मैं रिपीट करता हूं, जो लोग कहते हैं ना कि किस कॉन्फिडेंस से काम करना चाहिए, गवर्नमेंट में सबसे कॉन्फिडेंशियल पोस्ट क्या होती है? चीफ ऑफ द इंटेलिजेंस ब्यूरो। कोई भी गवर्नमेंट पिछले गवर्नमेंट के आईबी चीफ को नहीं रखती, विद इन फ्यू वीक्स हटा देती है। इट इज ट्रैक रिकॉर्ड। व्हेन मोदी जी टुक ओवर इन May 2014, द आईबी चीफ वाज आसिफ इब्राहिम। वैसे तो हम किसी ऑफिसर को धर्म और जात पे नहीं देखते, मगर कांग्रेस ने प्रचार किया था, देखो हमने एक मुस्लिम को आईबी चीफ बनाया, और उनका टेन्योर 8 महीने बाकी था। आराम से मोदी जी हटा सकते थे, बट 8 महीने तक आसिफ इब्राहिम आईबी चीफ रह के रिटायर हुए। नरेंद्र मोदी की सरकार में आईबी चीफ मुस्लिम था। यह है कि हमने कॉन्फिडेंस में रहकर काम करने का प्रयास किया, और ये लोग क्या करते हैं? डराओ, भड़काओ, और इस प्रकार का एक वातावरण बनाओ ताकि लगे डर कर वोट तुम्हारे पास आए। और इसीलिए इनका कॉन्सेप्ट क्या है? मुस्लिमों को डराओ और हिंदुओं को बांटो। उसके बाद टुकड़े टुकड़े करके एक टुकड़ा इधर से लो और एक टुकड़ा कट्टरपंथियों से लो, दोनों को जोड़ो और सत्ता का एक टुकड़ा कब्जा कर लो। फिर देखा जाएगा क्या होगा 20-25 साल बाद। फिलहाल तो हम अपना खा पी के मजा ले लें सत्ता का। ये सोच है। इधर हमारी सोच क्या है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि अमृत काल है 2022 टू 2047। उन्होंने कहा 25 साल का ये रोड मैप है, और ये वो बेस बनाएगा जो आने वाले 1000 ईयर तक इंडिया को एनलाइटन करेगा, और जो 5000 साल पुराने भारत से प्रेरणा ले रहा है। तो हमारा रोड मैप 25 साल का है, थॉट प्रोसेस 1000 साल का है, और सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन 5000 साल का है। ये कहते हैं फिलहाल 2-4 इलेक्शन देखो, फिर देखा जाएगा क्या होगा। इसलिए इनकी सोच और हमारी सोच में एक फंडामेंटल डिफरेंस। इसीलिए मैंने आपसे यह कहने का प्रयास किया कि इस वक्फ के बिल में ईमानदारी से, और फिर मैं पूछना चाहता हूं, इफ यू आर आस्किंग अबाउट चैरिटी, 39 लाख एकड़ जमीन, you name a single hospital. I'm just asking for Muslims. Single school, single library, single university, single orphanage, single house or shelter home for widows, for divorcees, single for the दिव्यांग, एक भी नहीं। और साहब फिर चैरिटी। तो ये बताइए, ये आप अपने धर्म के साथ ईमानदारी कर रहे हैं या दगा कर रहे हैं? ऑन द कॉन्ट्ररी, देयर आर एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स ऑफ फार्म हाउसेज ऑन वक्फ लैंड, 5-स्टार होटल्स ऑन वक्फ लैंड। यहां भी तो शायद वो विंडसर के ऊपर क्लेम है ना। एंड मोर ओवर, इतना ही नहीं, शॉपिंग मॉल्स, कमर्शियल प्रॉपर्टीज। अभी भी वो लालू प्रसाद यादव जी का एक बड़ा फेमस वीडियो वायरल हुआ था। वो कह रहे थे पटना में सब कब्जा करके प्लाटिंग कर दिया है, सब गड़बड़ कर दिया, बड़ा कड़ा कानून बनाना चाहिए। अब भैया कड़ा तो क्या, हम सीधे खड़ा कानून बना रहे हैं, तो आपको समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए कहना चाहते हैं कि दिस इज बिटवीन द सिलेक्शन ऑफ द टू सेक्ट ऑफ मुस्लिम, वन हु इज ऑनेस्टली ट्राइंग टू गिव इट्स लैंड एंड डोनेशन टू दी virtuous pious purpose, और वो गरीब है। and those who are trying to become, who are usurping all the properties and trying to terrorize the government कि तुमको हमारे ही तरफ से चलना पड़ेगा। बट मोदी जी की गवर्नमेंट गरीब के हक के साथ खड़ी है, धमकाने वाले के साथ नहीं खड़ी। इसीलिए मैंने पार्लियामेंट में कहा था कि ये चुनाव है एक शरीफ मुसलमान शराफत अली और कब्जा करने वाले ग्रुप शरारत खान के बीच में, और हमारी सरकार शराफत अली के साथ खड़ी है। शरारत खान को बहुत बुरा लग रहा है। मैं ये भी कहना चाहता हूं, 1948 में जमींदारी एबोलिशन एक्ट आया, सबकी प्रॉपर्टीज ले ली गई, और 2013 में एक ऐसा एक्ट आया कि गरीब की प्रॉपर्टी लेके एक जमींदारी क्रिएट कर दी गई। एक और मैं लीगल और टेक्निकल क्वेश्चन पूछता हूं, जब सारे राजे महाराजाओं की प्रॉपर्टी सीज हो गई, यानी मैसूर के राजा से लेके, हैदराबाद के निजाम से लेके, ट्रावणकोर से लेके, महाराजा पटियाला से लेके, सबकी प्रॉपर्टीज पे क्लेम तो सीज हो गए, और मानना चाहते हैं। ये लोग हमेशा उस धारा को क्रश कर देते हैं। आई वुड लाइक टू रिमाइंड, आप लोगों ने वो बाजीराव मस्तानी फिल्म के बारे में सुना होगा, अगर आपने देखी हो तो उस पर लिखा रहता दिस इज बेस्ड ऑन
a novel पद्मावत। पद्मावत एक नॉवेल है, एक काव्य है, मतलब दैट इज अ पोएटिक नॉवेल, जिसमें कि अलाउद्दीन खिलजी को अत्याचारी दिखाया गया है और राणा रतन सिंह को वीर दिखाया गया है। यू नो हु हैज रिटन द पद्मावत? मलिक मोहम्मद जायसी। पर आज तक आपने किसी को नहीं देखा होगा मलिक मोहम्मद जायसी की जयंती मनाते हुए। कृष्ण भक्ति के बड़े कवि हुए आलम शेख, किसी को नहीं देखा होगा आलम शेख के यहां जाते हुए। कभी आपने देखा होगा बहुत बड़े कृष्ण भक्त कवि हुए सैयद इब्राहिम रस खान, जिनके बारे में मैंने पार्लियामेंट में ही बोला था, कभी नहीं देखा होगा। वो तो इतने बड़े भक्त थे, उन्होंने कहा मेरा तो एक जन्म कम है, मैं तो चाहता हूं मेरा एक और जन्म हो तो भी मैं कृष्ण भक्त बनूं। अगर मैं मनुष्य के रूप में बनूं तो ग्वाल बालों के बीच में जाऊं, जिसमें नंद बाबा के गांवों में जो ग्वाल बाले थे, और अगर पशु यानी एनिमल बनूं तो नंद बाबा की गायों के बीच में। कभी आपने नहीं देखा होगा कि वहां पे गए। अब्दुल रहीम खान खाना की उस पर कभी नहीं जाते देखा होगा। और इन सारी चीजों से अलग, आप मुझसे शायद औरंगजेब का नाम तो हम सबने सुना होगा, दारा शिकोह के बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे। दारा शिकोह वाज द एल्डर ब्रदर ऑफ औरंगजेब एंड ही वाज द डेजिग्नेटेड सक्सेसर फ्रॉम शाहजहां एंड ही वाज वेरी मच इंटरेस्टेड इन इंडियन नॉलेज सिस्टम एंड हिंदू नॉलेज सिस्टम। ही स्टडीड संस्कृत, then he studied Upanishads, then he translated Upanishads into Farsi, Persian, और उसका नाम रखा सिर्रे अकबर। किसी को दारा शिकोह की जयंती मनाते नहीं देखा होगा, जिसको सो कॉल्ड गंगा जमुनी तहजीब कहते हैं। वैसे तो बड़ी अजीब बात लगती है, गंगा भी हमारी, जमुना भी हमारी और तहजीब तुम्हारी। अरे भाई हम तो तब माने जब तुम कहते हैं दजला फरात की तहजीब जो इराक में होती है, या जो कम्युनिस्ट कहते हैं तो चाइना की जो नदियां ह्वांगो सी और सिटी क्यांग, यांग सिटी क्यांग और ह्वांगो की तहजीब, तहजीब तो गंगा जमुना में ही मिलती है। कारण ये तहजीब वही है जहां गंगा को माता मानने वाले और जमुना को माता मानने वाले लोग हैं। अब आप सोचिए, ये लोग उसको नहीं मानते, ऑन दी कॉन्ट्रेरी किसको मानते हैं? उस दारा शिकोह का सर काटने वाले औरंगजेब को। कब मानते हैं? इस एआई की एज में। भाई हम तो इस समय इंडिया के सॉफ्टवेयर कैपिटल में खड़े हैं। एआई की एज में औरंगजेब को खड़ा कर दिया। और लोग कहते हैं ना, देखिए इस मामले को पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर रखिए, जिसे हिंदी में कहते हैं दलगत भावना से ऊपर। तो भाई साहब दलगत भावनाओं से ऊपर उठ के औरंगजेब को खड़ा कर दिया। कांग्रेस वाले भी साथ में हैं, सपा वाले भी साथ में हैं, एमआईएम वाले भी साथ में हैं और डीएमके वाले भी साथ में हैं, सब औरंगजेब के साथ में हैं। अब यहां मैं ये भी कहना चाहूंगा, 39 लाख एकड़ जमीन पे एक भी चैरिटी का काम नहीं, टोटल इनकम 166 करोड़, नेट प्रॉफिट 1.25 करोड़ ओनली, और गवर्नमेंट को टैक्स देने की जरूरत ही नहीं। ऑन द अदर हैंड 2.77 एकड़ लैंड पे राम मंदिर, 3000 करोड़ की अर्निंग पिछले 2-3 सालों में, और 400 करोड़ का गवर्नमेंट को टैक्स फ्रॉम 2.77 एकड़। स्टिल इन सरकारों का प्रिजर्वेशन क्या था कि हिंदू मंदिरों का मैनेजमेंट सही नहीं हो सकता है, जो इतना टैक्स दे रहे हैं, मगर जो 1.25 करोड़ 39 लाख एकड़ में दे रहे हैं वो बहुत बढ़िया मैनेजमेंट कर रहे हैं, उसमें तो हस्तक्षेप ही नहीं होना चाहिए। आप सोचिए किस तरह की डाइकोटोमी की थिंकिंग इन लोगों ने प्रोपोगेट की और देश के लिए कैसा चैलेंज बनाया। अब यहां पे हम एक बात और भी कहना चाहते हैं, मुस्लिम समाज के लिए आपको भी ये सोचने की जरूरत है कि आपको कहां लेके जा रहे हैं। जो बात मैंने पार्लियामेंट में बोली थी उसको थोड़ा और एक्सटेंड करके आपको बताता हूं। एक दौर था जब मुस्लिमों में, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट द इस्लामिक वर्ल्ड, नॉट ऑफ द इंडिया, उसमें भी एक इंटेलेक्चुअल क्लास था। एक अल-ज़हार थे जिन्होंने 763 में जो भारत का सूर्य सिद्धांत था उसका अरबिक में ट्रांसलेशन कराया, नाम रखा सिंध हिंद। सुश्रुत संहिता का खलीफ अल मंसूर ने अरबिक में ट्रांसलेशन किया बाय द नेम अल सुश्रुत। जो न्यूमेरिक सिस्टम इंडिया से गया, यूरोप में उसको अरबिक न्यूमरल्स कहते हैं, अरब में उसको हिंदसा कहते हैं, और यहां से वो न्यूमेरिक सिस्टम गया और पूरी मैथमेटिक्स की नॉलेज जिसके पास गई तो उस बुक को शॉर्ट फॉर्म में अलजब्र कहा गया, वहीं से अलजेब्रा वर्ड बना। और आफ्टर दैट अल ख्वारिज्म आया
उसने मैथमेटिक्स का पूरा डिटेल दिया जो ब्रह्मगुप्त और आर्यभट्ट से प्रभावित था, बट आफ्टर ऑल उनके अंदर रिसर्च की कैपेसिटी तो थी। और आज जो कंप्यूटर का डाटाबेस है, जो मैंने कहा था, एल्गोरिथम वर्ड अल-ख्वारिज़्म से निकला है। अच्छे अच्छे मुसलमानों को नहीं पता होगा। कोलंबस ने जब दुनिया का नक्शा ट्रेवल करना था, जो नक्शा यूज किया था वो भी एक मुस्लिम का, अरब मुस्लिम का बनाया हुआ था, अल इदरीसी का। और आपको पता है, एक जमाने में जब बगदाद में एक बहुत बड़ी इनकी यूनिवर्सिटी थी जिसका नाम था बैतुल हिकमत, यानी सेंटर ऑफ नॉलेज, जब वो स्टैब्लिश होनी थी, तो आज जो टर्की की राजधानी इस्तांबुल है, इसको तब कॉन्स्टेंटिनोपल कहते थे। तो किंग जस्टिनियन का रूल था कॉन्स्टेंटिनोपल पे। उसके पास इन्होंने अपना संदेश भेजा कि आपके पास ग्रीस हिस्ट्री के टाइम की बड़ी वैल्यूएबल बुक्स हैं, तो क्या उसमें से आप कुछ हमें दे सकते हैं? जस्टिनियन की काउंसिल बैठी। अब देखिए, उस समय क्रिश्चियंस में वो कॉन्सेप्ट था जो धीरे धीरे मुस्लिम्स में आ गया। जस्टिनियन की काउंसिल ने कहा कि ये लोग मांग रहे हैं ना, सब दे दीजिए इनको, क्योंकि जो बाइबल में लिखा है उसके अलावा सब बेकार है, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। और इतना ही नहीं, जो बाइबल में लिखा उसके बाहर जो पढ़ेगा वो अपने आप खत्म हो जाएगा, वो सब पाप है, इनको दे दीजिए। और सैकड़ों ऊंटों पर लाद कर कॉन्स्टेंटिनोपल से बगदाद आया, और जो बैतुल हिकमत का फर्स्ट चांसलर जो बना, उसका नाम था इज़ाक बिन हुनैन। ही वॉज नॉट मुस्लिम, ही वॉज क्रिश्चियन। आप सोचिए, नॉलेज का वो बेस था। उसके बाद आया अशरी मूवमेंट इस्लाम में। उसके बाद ऐसा पीछे गए कि पिछले 400, 500, 600 सालों में इन द इंटायर इस्लामिक वर्ल्ड कोई साइंटिस्ट पैदा ही नहीं हुआ। अगर 500 साल के बाद पैदा हुआ तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। मगर हमने उसको प्रेसिडेंट बनाया और ये उनके खिलाफ खड़े हो गए, नहीं बनने देंगे। एंड आई रिमेंबर द ईयर 2007, जब कलाम साहब को सेकेंड टर्म मिलना था। हम लोगों का मानना था कि कलाम साहब को सेकंड टर्म मिले। अब कलाम साहब नहीं है, और उनके जो प्राइवेट सेक्रेटरी खान साहब थे उनकी भी डेथ हो गई। मुझे इसलिए पता है, उस समय राजनाथ सिंह जी पार्टी के प्रेसिडेंट थे। कलाम साहब से बात हुई थी और उन्होंने कहा अगर यूनानिमस हो जाएगा तो वो एक्सेप्ट कर सकते हैं। हम लोग को उम्मीद थी कि शायद यूनानिमस होगा, मगर DMK भी तैयार नहीं हुई, जबकि कलाम साहब तमिलनाडु के थे। ना RJD तैयार हुई, ना समाजवादी पार्टी तैयार हुई, ना कांग्रेस तैयार हुई, जो मुस्लिमों के सबसे बड़ा नंबरदार बनते हैं। बट इन द सेम ईयर ऑफ 2007, after a proper clear-cut verdict of Supreme Court against Afzal Guru, who was the prime architect of attack on Parliament, all these parties were running for his clemency. उसको फांसी ना मिले इसके लिए सब दौड़ लगा रहे थे दिल्ली तक। 2007 में अफजल गुरु को फांसी नहीं मिलनी चाहिए, मगर कलाम साहब दोबारा नहीं आने चाहिए। आप सोच लीजिए कौन किस तरीके के मुस्लिम्स के साथ खड़ा था और हम किसके साथ खड़े थे। अभी भी हमने जिनको गवर्नर बनाया है, आरिफ मोहम्मद खान साहब जो बिहार के गवर्नर हैं, अभी तक केरल के गवर्नर थे, इसमें इस समय पूरे पॉलिटिकल क्लास में तो कोई ऐसा नहीं होगा जो उनसे बड़ा नॉलेजेबल पर्सन हो, जो हदीस कुरान को सीधे कोट कर सकता हो, अरबी फारसी को कोट कर सकता हो। हम चैलेंज करके कहते हैं पॉलिटिकल क्लास में तो कोई नहीं होगा, अच्छे अच्छे मुल्ला मौलवी उनसे बात नहीं कर सकते, वो इनको अच्छा नहीं लगता। इसलिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये हिंदू मुसलमान की उतनी नहीं है, ये प्रॉब्लम है मुस्लिम्स में दो थॉट प्रोसेस की। एक थॉट प्रोसेस है बाबर, तुगलक, औरंगजेब, जिन्ना, टीपू सुल्तान, याकूब मेनन, इशरत जहां, जाकिर नायक, अफजल गुरु, हाफिज साहब, ओसामा जी। दूसरा है सैयद इब्राहिम रस खान, अब्दुल रहीम खान खाना, आलम शेख, अशफाकुल्ला खान, वीर अब्दुल हमीद, ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान और APJ अब्दुल कलाम। भाई आप नहीं चुनना चाह रहे हो, ये आपकी गलती है कि आप ट्रैक 2 पे नहीं ट्रैक 1 पे चलना चाह रहे हो। और कौन चला रहा है? यही सेकुलर चला रहे हैं। और इन्होंने चलाकर कहां पहुंचाया? पूरे इस्लामिक वर्ल्ड को। आप ये बताइए, जिस समय जिस देश को आजादी मिली, जो मैं कंफ्यूजन की बात कहता हूं, इस देश को जब आजादी मिली तो उस समय जितनी भी माइनॉरिटीज थी, सिखों की 1-2 रियासतें को छोड़ दें तो ना कोई क्रिश्चियन रियासत थी, ना कोई ज्यूस रियासत थी, ना कोई पारसी रियासत थी, और ना ही कोई यहूदी रियासत थी। 1-2 महाराजा पटियाला को छोड़ दे सिख रियासत नहीं थी, यानी बाकी सब तो एकदम नॉर्मल थे। फिर भी आज सबसे लिटरेट कम्युनिटी है पर्शियन, जोरोस्ट्रियंस 0.001% की।
सबसे हाईएस्ट प्रॉस्परस कम्युनिटी है जैन 1% की माइनॉरिटी, सबसे एंटरप्रेन्योरशिप कम्युनिटी है सिख 1.8% की माइनॉरिटी, और जिनकी रियासतें उत्तर से दक्षिण तक थी, पटौदी के नवाब, रामपुर के नवाब, जूनागढ़ के नवाब, लखनऊ के नवाब, भोपाल के नवाब, हैदराबाद के निजाम, वो कहते हैं हम तो साहब बिल्कुल किसी लायक नहीं रह गए, ना पढ़ाई में, ना लिखाई में, ना कुछ करने में, मगर बनवाया हमने था सब कुछ। मतलब हम ही ने ताजमहल बनवाया था, हम ही ने लाल किला बनवाया था, हम ही ने सब कुछ बनवाया था, अब पता नहीं हम क्या करने लगे, हम तो किसी लायक नहीं रह गए। इसके लिए दो ही लोग जिम्मेदार हैं, उनका नेतृत्व और ये सेकुलर पार्टियां, जिसे एक लाइन में कहूंगा, आज भी आपने देखा होगा बहुत से लोग ये कहते हैं ना कि ये किसका किला किसके बाप ने बनवाया था, तो मैं साफ कहना चाहता हूं, हमारी सरकार ये मानती है कि जो एक आम गरीब मुसलमान है उसके बाप का हिंदुस्तान है, वीर अब्दुल हमीद के बाप का हिंदुस्तान है, ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान के बाप का हिंदुस्तान है, अबुल कलाम के बाप का हिंदुस्तान है। पर अगर कोई ये कहे कि हैदराबाद का चार मीनार किसके बाप ने, मेरे बाप ने बनवाया था, दिल्ली का लाल किला मेरे बाप ने बनवाया था, आगरे का ताजमहल मेरे बाप ने बनवाया था, तो उसके बाप का हिंदुस्तान नहीं है। यहां पर यह बात बहुत क्लियर है। इसलिए यहां प्रॉब्लम क्या है कि ये लोग उसी दिशा में आगे जाना चाहते हैं, नए इंडिया को नए स्वरूप में नहीं ले जाना चाहते, और इस चीज के लिए इस प्रकार के वातावरण बनाए गए। आप ये सोचिए, एक एंगल और समझिए, जिन गवर्नमेंट्स को या जिन हुकूमतों के फरमान को ये लोग लेजिटिमेट मानते हैं, ये हुकूमतें वो थीं जिनमें जिम्मी का कॉन्सेप्ट था। जिम्मी समझते हैं ना, नॉन मुस्लिम सब्जेक्ट इन ए मुस्लिम रूल। जजिया का कॉन्सेप्ट था, गाजी का कॉन्सेप्ट था। उन हुकूमतों के ऑर्डर को अगर बाबा साहब संविधान में आप मान्यता दे रहे हैं, तो बाबा साहब की संविधान का अपमान कर रहे हैं। और मैं फिर कहना चाहता हूं, कट्टरपंथी मुस्लिम वोटों के चक्कर में ये हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि ये मनुस्मृति की बात थी। नहीं साहब, आपने इस कॉन्स्टिट्यूशन को शरिया स्क्रिप्ट बनाने का काम किया। अदरवाइज मैं चैलेंज करके पूछता हूं, यू नेम ए सिंगल सेकुलर कंट्री इन द वर्ल्ड जिसमें ट्रिपल तलाक, हलाला, मेहरम, हज सब्सिडी, वक्फ बोर्ड, एंड इफ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन शरिया एंड सुप्रीम कोर्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट शाहबानो केस, इन दैट केस द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हैज ट्राउंस्ड द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड पुट शरिया ओवर एंड अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन। एक सेकुलर कंट्री बता दीजिए, हम अपनी बात वापस लेने को तैयार हैं। इसलिए ये लड़ाई ईमानदारी से संविधान का पालन करने वालों के बीच में और संविधान को अपनी जेब में रखने वालों के बीच में। और मैं एक और भी बात यहां पे कहना चाहता हूं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो बड़ा दुष्प्रचार किया जाता है। जैसे मैंने एक बार पार्लियामेंट में बोला था, जब इस देश को आजादी मिली तो आज कांग्रेस का मुस्लिम लीग से गठबंधन है, वो कहते साहब ये वो मुस्लिम लीग नहीं है जो मुस्लिम लीग जिन्ना की थी, ये सरासर झूठ है। ये मुस्लिम लीग वही मुस्लिम लीग है जो जिन्ना की थी, और उसका मैं प्रमाण देता हूं। मार्च 1948 को ऑल इंडिया इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग बनी, उसका सदस्य कौन था? पीजे पोकर साहब बहादुर और मोहम्मद इस्माइल। ये वही थे जो मद्रास प्रेसिडेंसी के जिन्ना के मुस्लिम लीग के चीफ थे। 1946 की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उन्होंने पूरा कैंपेन किया था साउथ इंडिया में कि मुस्लिम शुड वोट फॉर फेवर ऑफ पाकिस्तान। मद्रास प्रेसिडेंसी की 30 मुस्लिम सीटों में से 30 में 30 मुस्लिम लीग ने जीती थी, और बॉम्बे प्रेसिडेंसी की 28 में 28 जीती थी विद 95% ऑफ द मुस्लिम्स वोट। और यहां से तो कोई नहीं गया। और आप में से शायद बहुतों को न पता हो कि बाबा साहब अंबेडकर आज के इंडिया से चुन के नहीं आए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, क्योंकि कांग्रेस ने इंश्योर किया था कि वो न चुन के आने पाए। वो आज चुन के आए थे, जो आज हिस्सा बांग्लादेश में चला गया। मगर मोहम्मद अली जिन्ना 1946 की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कहां से चुन के गए थे? न रावलपिंडी से, न पेशावर से, न लाहौर से, न कराची से, न ढाका, न चिटगांव से, मुंबई से। मुंबई की बाइकुला सीट से गए थे विद 95% वोट्स। तो क्या 95% लोग चले गए? नहीं साहब, आप उस जहनियत को जिंदा रखना चाहते हैं। सरदार पटेल ने बहुत क्लियर कट कहा था कि जब 28 अगस्त 1947 को
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इसी मुस्लिम लीग ने, ये आज की मुस्लिम लीग ने, मुस्लिमों के लिए सेपरेट इलेक्ट्रेट की मांग की थी। और वो सेपरेट इलेक्ट्रेट की मांग जानते क्या थी? ये नहीं था कि जैसे एससी के लिए रिजर्व सीट है वैसे मुस्लिम के रिजर्व हो, वो ऐसी सीट होंगी जो मुस्लिम के लिए रिजर्व होंगी और वोट देने का अधिकार भी सिर्फ मुस्लिम को ही होगा। जिसके ऊपर सरदार पटेल बहुत नाराज हो गए थे। और जब उन्होंने कहा था ना कि ये छोटे भाई बड़े भाई का मामला है, तो ये सरदार पटेल का दिया गया बयान है, कोई जाके चेक कर ले। जनवरी 1948 कलकत्ता में भी बोला है, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट 28 अगस्त 1947 पार्लियामेंट की वेबसाइट पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट जाएगा, 270 नंबर पेज के आसपास है। उन्होंने कहा भारत के ज्यादातर मुसलमानों ने पाकिस्तान बनाने के लिए वोट दिया है। मैं नहीं मानता एक दिन में दिल बदल गया, मगर अब जो हो गया सो हो गया। अब पुरानी बात मत करो, अब ये कहो कि देश के लिए आगे कैसे काम करना है। ये छोटे भाई बड़े भाई की बात तब मानी जाएगी जब तुम साथ में देश की मुख्य धारा में आने को तैयार हो। मोदी जी जो कर रहे हैं वो जो सरदार पटेल का थॉट था, और ये वो कर रहे हैं जो जिन्ना का थॉट था। और आप मजे की बात देखिए, मुस्लिम लीग इसमें साथ थी, और वो शिवसेना जिनके एक नेता ने 2015 में कहा था कि मुस्लिमों से नागरिकता छीन लेनी चाहिए, वो भी साथ में थे। इसीलिए मैंने पार्लियामेंट में एक सेंटेंस बोला था, एक पुराना हिंदी फिल्मों का गीत था कि वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। तो मैंने कहा वक्त ने किया क्या हंसी सितम कि मुस्लिम लीग और शिवसेना मिलके हो गए हम। इससे आप समझ सकते हैं कि कितने अनप्रिंसिपल्ड अलायंसेस इन्होंने किए और उसके द्वारा देश को कितना नुकसान पहुंचाने का कार्य किया। यहां पे मैं लास्ट में एक बात और भी कहना चाहता हूं, देश का तो नुकसान हुआ ही है। आज मोदी जी ने यह हिम्मत दिखाई है, उन्होंने उस दर्द को समझा है जो संविधान का दर्द था और गरीब मुसलमान का भी दर्द था। उन्होंने हिम्मत की और इसको बदला। तो मैं प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के लिए कहना चाहूंगा, दर्द की रात गई, गम के जमाने भी गए। ये 3165 जो केसेस जिनमें मुस्लिमों की संपत्ति कब्जा, उनके लिए भी कह रहा हूं। और यमुनानगर में गुरुद्वारे पे क्लेम, तमिलनाडु में मंदिर में क्लेम, केरल में चर्च पे क्लेम, कैथोलिक बिशप काउंसिल ने लिख के दिया कि ये इसको पास करिए, कड़े से कड़ा कानून। तो उन सब की तरफ से कहना चाहूंगा, दर्द की रात गई, गम के जमाने भी गए, और मोदी जी की हिम्मत से कई दाग पुराने भी गए। नाउ वी हैव ushered in a new era। और लास्ट में मैं ये भी कहना चाहूंगा, जब इतिहास में जाते हैं तो एक फूड फॉर थॉट आपको देके जाने का प्रयास करता हूं। हिस्ट्री में क्या गजब पढ़ाया जाता है। जो कुछ आए वो बाहर से आए, नंबर 1। जो अच्छा लाए वो बाहर से लाए। मतलब हिस्ट्री बताती है कि आर्य ही नहीं बाहर से आए, आर्य से लेके आलू गोभी मिर्च टमाटर सब बाहर से आया। ठीक, अच्छा अगर आके यहां कुछ अत्याचार किया तो तुमने बुलाया था। और इसके बावजूद जो कुछ गलत हुआ गुलामी के काल में, तुम ही जिम्मेदार थे भाई। अगर हम गुलाम थे तो 1000 साल में सोसाइटी में जो गलतियां गड़बड़ियां हुई उसके लिए हम कैसे रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं? रूलर वॉज रिस्पॉन्सिबल, हम तो रूलर थे नहीं, तुम ही रिस्पॉन्सिबल हो। तो इसका मतलब हम डिसीजन ले रहे थे तो हम गुलाम नहीं थे? नहीं, गुलाम तुम हो। ये देखिए कैसी डायकोटमी। गुलाम इसलिए बनाना है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस ना आए, और गलतियों के लिए आप ही को जिम्मेदार बताना है ताकि आपके अंदर बिखराव पैदा किया जा सके। एग्जाम्पल के लिए हिजाब का इशू यहां आया था, हम सब ने पढ़ा कि हिंदू समाज की बहुत बड़ी कुरीति पर्दा प्रथा, जबकि हमारे यहां पर्दा प्रथा का कोई उल्लेख नहीं है। कोई कितनी देवियों की फोटो आपने पर्दे में देखी? ये इस्लामिक आक्रमण के समय में आई। और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने यह बात पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया में क्लियर कट लिखा है कि हिंदुओं में पर्दा प्रथा है पर उसको कोई धार्मिक सैंक्शन नहीं है। मुस्लिम्स में पर्दा प्रथा को धार्मिक सैंक्शन है। इसके बावजूद कुरीति हमारी हो गई और धर्म से जोड़ दिया, दूसरे की नहीं। आपने सुना होगा ना जो कहते हैं कि वो पैटर्नल सोसाइटी के लिए शब्द क्या प्रयोग होता है? पुरुष प्रधान समाज, पितृसत्तात्मक व्यवस्था, ऐसे संस्कृत निष्ठ शब्द मतलब हमको बताया जाता है। और 4 बीवी रखना जो है पितृसत्तात्मक नहीं है, हलाला पितृसत्तात्मक नहीं है। साउथ इंडिया में कहेंगे देवदासी प्रथा को लेकर तमाम प्रकार की बात कहेंगे और हलाला से पवित्रता को लेकर नहीं बोलेंगे। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था। इसीलिए आप देखिए, और एक और लास्ट में कहूं, जो कहते हैं ना सब कुछ बाहर से आया। अच्छा मजे की बात, जो बाहर से आया वो लुटेरा ही लेके आया।
भाई कहते हैं बाबर आया था तो तरबूज लेके आया, वाटरमेलन। जरा जाके चेक करिए वाटरमेलन की शेल्फ लाइफ कितनी होती है, 10-12 दिन। और 10-12 दिन में तो कजाकिस्तान से चलकर यहां आया नहीं जा सकता, तो कैसे लेके आया। अब दूसरी बात आप समझिए, अगर लाना भी था तो व्यापार तो वहां बहुत लंबे समय से हो रहा था, व्यापारी नहीं ला सकता था भाई। हजारों सालों से ट्रेडर्स तो आ जा रहे थे, वो लाने के लिए किसी लुटेरे का इंतजार था ताकि लुटेरे को रिस्पेक्ट दी जा सके। और जबकि आप लॉजिकली सोचिए कि जो व्यापारी चलते थे वो ऐसा फूड रख के चलते थे कि 15-20 दिन तक काम आए, क्योंकि जो वो सी रूट से आते थे तो 15-20 दिन से पहले कोई दूसरा पोर्ट मिलता नहीं था। जबकि जो ये फौजें चलती थी ये अपने साथ बहुत सामान लेके नहीं चलती, जिस इलाके में जाती थी उसी गांव से ले लेती थी, नहीं तो लूट लेती थी। तो लॉजिकल ये है, इसके बावजूद हमारे दिमागों में ये बातें भरी जाती हैं। और एंड में एक और बात कहूं, कांग्रेस ने जो कुछ किया हिस्ट्री में, कर्नाटक के साथ भी बहुत इंजस्टिस किया है। कहते हैं ना साहब, पंडित नेहरू ने ही भारत के आर्किटेक्ट ऑफ न्यू इंडिया, मॉडर्न डेवलपमेंट। मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का यूरोप के बाहर पहला शहर कौन था जहां रोड की इलेक्ट्रिसिटी आई? वो बेंगलोर था 1902 में, जब जवाहरलाल नेहरू 12 साल के थे। शिव समुद्रम पावर प्रोजेक्ट यूरोप और अमेरिका के बाहर पहला पावर प्रोजेक्ट था और वो महाराजा मैसूर ने शुरू करवाया था। कहते नहीं साहब हमने शुरू करवाया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस बेंगलोर और मैसूर यूनिवर्सिटी 1916 में बन गई। मिंटो आई हॉस्पिटल वर्ल्ड का पहला आई हॉस्पिटल था। उससे पहले हॉस्पिटल्स में आई डिपार्टमेंट होता था पर आई हॉस्पिटल नहीं होता था, वो भी मैसूर में शुरू हुआ था। सीवी रमन को नोबेल प्राइज आजादी से पहले मिल गया था, विश्वेश्वरैया ने डैम आजादी से पहले बना दिया था। मगर ऐसा लगता है, माना जाता है कि जब नेहरू जी 47 के बाद प्राइम मिनिस्टर बने तो आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के तहत वो टाइम में बैठ गए और उन्होंने सबको प्रेरित कर दिया कि ये बनाया गया। इसलिए मैं यहां पर आप सबसे, वेयर यू आर इन द इंटेलेक्चुअल कैपिटल ऑफ कंट्री, मैंने कहा इंटेलेक्ट की भी जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस की जरूरत है। और मैं लास्ट में कहना चाहता हूं, 2008 में मैं अमेरिका गया था और वो नॉर्थ कैरोलिना में बैरक ओबामा ने अपने चुनावी सभा में 11 या 12 सितंबर 2018 में कहा था, वी हैव टू मेक अवर चिल्ड्रन वर्क हार्ड बिकॉज वी हैव टू कम्पीट विद बीजिंग एंड बेंगलोर। मगर दे आर मेकिंग हार्ड टू पुट बेंगलोर बैक टू द एरा ऑफ औरंगजेब एंड हिजाब। तो ये इन दोनों के बीच की लड़ाई है। बट बी वेरी श्योर कि अब हम एक पॉजिटिव डायरेक्शन से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं। द टाइम ऑफ इंडिया हैज अराइव्ड। इस बात में आप बिल्कुल आश्वस्त रहिए। चाइना पे कॉन्फिडेंस कोविड ने खत्म किया था, अमेरिका पे कॉन्फिडेंस टैरिफ वॉर खत्म कर रही है। आप सोचिए जो अमेरिका कर रहा है, इट इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ, इट कैन बी सेड अ बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ ग्लोबलाइजेशन। Colonization lasted for less than 200 years, communist lasted for less than 70 years, और 1 जनवरी 1995 को WTO बना and it is started declining in less than 30 years. एक फ्रांसिस फुकुयामा राइटर हुए जिन्होंने 92 में लिखा था एंड ऑफ द हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन आफ्टर फॉल ऑफ यूएसएसआर। उन्होंने कहा था नाउ वेस्ट हैज प्रूवन इट इज द बेस्ट, इट इज बेस्ट फॉर द रेस्ट टू फॉलो द वेस्ट। और आज क्या हो गया? और इसके अलावा सब अपना अपना बचाओ, अपना अपना बचाओ। और इधर प्रधानमंत्री मोदी जी गए और एआई समिट में को चेयर बने। तो आज देश को तय करना है कि वो फ्यूचर में 5G रोल आउट एआई के साथ खड़ा है या औरंगजेब और टीपू सुल्तान के साथ खड़ा है। तो लास्टली आई वुड लाइक टू से कि भारत एक नए सिरे से आगे बढ़ने वाला है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। और जिस विचारधारा को लेकर हम आगे बढ़ने वाले हैं वो पूरी दुनिया में सबका कल्याण करने के लिए है। हम वर्ल्ड पावर बनके किसी को डोमिनेट करने, परेशान करने के लिए आने वाले हैं। हम विश्व मित्र बनकर, विश्व गुरु बनकर दुनिया को नई लाइफ देने के लिए आने वाले हैं। जिसे मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनका सेंचुनरी ईयर चल रहा है, उनकी बड़ी फेमस कविता थी, हिंदू तनमन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय, उसके लास्ट स्टेंजा में कहता हूं, विच विल एग्जेम्प्लीफाई कि इंडिया का राइज होगा तो क्या होगा। वी विल नॉट ट्राई टू कॉन्कर अदर्स, वी फर्स्ट ट्राई टू कॉन्कर सेल्फ, इनर सेल्फ। वो लाइन है, होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा मैं कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम।
गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया, कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी। भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा। और उसकी जागृति आपको दिख भी रही है जो कुंभ मेले में दिखा। तो इस लाइन के साथ समाप्त करता हूं, भारत मां अंगड़ाई लेती, सुप्त चेतना जाग रही, ऋषि मुनियों की देवधरा फिर अपना रूप संवार रही। धन्यवाद।